अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज साबिक सदर और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया इंकशाफ किया। वो ये है कि ये सिस्टम ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। उनके मुताबिक मुल्क के हालात इस वक्त गंभीर तरीन हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि बहुत बड़ी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से सिस्टम तोड़ दिया जाए। परसों भी और आज उन्होंने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया और बड़े दो टोक तरीके से किया। उनका यह कहना है कि हुकूमत को खतरा हुआ तो वही बचाएंगे जो इनको लेकर आए हैं। फिर कठपुतलियों की बात की, फिर एक बार कहा कि ये वजीर आजम जो है इसको समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरह चलाना है। सीम्स टू बी वे इन ओवर हिज हेड। इसी हवाले से कायरा साहब ने भी सवाल रेज किया है कि फौज को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। नुक्ता हमने कल भी उठाया था कि क्या तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के साथ, किसी एक जमात के मैनिफेस्टो के साथ फौज खड़ी हो सकती है। ये तासुर दिया जाना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब पहले ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ताने दिए जा रहे हैं, जब पहले ही कहा जा रहा है कि ये कठपुतलियां हैं, तो क्या इसके ऊपर फौज को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। बकौल कायरा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजाहत आनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम देखते हैं कि नैब के हवाले से एक बहुत अहम इस्तीफ़ा सामने आया है। जुल्फी बुखारी के मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया था एक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने। वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ख़बर ये मिल रही है कि उनसे कहा गया कि आप अपना इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि एक तल्ख़ कलामी अदालत में भी हुई। और जहन में रखिए कि ये वो प्रोसिक्यूटर हैं जिनकी कन्विक्शन रेट जो है, इनका रिकॉर्ड जो है बेहतरीन बताया जाता है कंपेयर टू ऑल हिज कॉलीग्स। ये इसाक डार साहब का केस भी देख चुके हैं, नवाज शरीफ साहब का पैनामा केस जो है उसमें भी पेश रहे हैं। अभी भी दलाइल उन्होंने पूरे मुकम्मल किए एहतसाब अदालत के सामने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से भी। सो ये तासुर भी कि नैब को चलाया जा रहा है या हुकूमत इसकी बैकिंग कर रही है, क्या ये गहरा नहीं होता जब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस्तीफ़ा दे दे, एक ऐसे वक्त में जब वो रोज़ अदालत पेश हो के अपने दलाइल पेश कर रहा हो, उनको रैप अप कर रहा हो, और एक ऐसे वक्त में जिधर 24 घंटे पहले उसकी एक पब्लिक तल्ख़ कलामी हो जुल्फी बुखारी से। जुल्फी बुखारी वो करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के, जिनके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि वो उन्हें एक्सेप्शनली चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स पे नेपोटिज्म के हवाले से, अपने करीबी दोस्त लगाने के हवाले से, जबकि उनका बैकग्राउंड या उनका एक हिस्ट्री जो है इस तरह का कोई तासुर नहीं देती। तो जुल्फी बुखारी के लिए वो इस हद तक भी जाने को तैयार हैं जिस हद तक आप कह लीजिए कि टसोरी साहब के लिए फारूक सत्तार साहब ने स्टैंड लिया। उस स्टैंड के अंदर खुद अपनी कुर्सी गवा बैठे, अपनी पोजीशन गवा बैठे। सो इस जुल्फी बुखारी, इमरान खान, कामरान टसोरी, पहले सुनिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था। अच्युत साहब के हवाले से मुलाहिजा कीजिए। चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है, किसी को कहे जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना। दूसरी चीज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहां कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया। ये मुझे बड़ा इसका अफसोस हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी ये नेपोटिज्म हुई है। मैं ये आज आपको कहता हूं कि किसी किस्म नेपोटिज्म, बड़ा एतराज हुआ, बड़ा दुख हुआ। हम वो दिन भी याद रखते हैं जब एक वजीर आजम, एक बेबस वजीर आजम जल्द से जुलूस से खिताब करते हुए सवाल पूछता था, मैं पीएम या पीएन। स्पीकिंग ऑफ यूसुफ रजा गिलानी, इफ यू रिमेंबर। नेचुरली इसी वाले से भी बात करेंगे और क्या वाकई सिस्टम को बहुत संगीन खतरात लाहक हैं। हम देख रहे हैं कि एक सख्त जंग छिड़ गई है कराची में भी तजावुजात के हवाले से। अहम रिपोर्ट दिखाएंगे, बट विदाउट फर्दर अडू तारुफ करवाए देते हैं। हमारे साथ सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में। हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हम अली रजा आब्दी साहब से भी बात करेंगे तजावुजात के हवाले से और ये कामरान टसोरी के कंपैरिजन के हवाले से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाजत दें तो अली रजा आब्दी साहब आपसे ही आगाज कर लेती हूँ। फारूक सत्तार साहब कैंप में हैं, आप बड़े करीबी भी हैं, मगर आपको मालूम है जिस तरह कामरान टसोरी बिकेम द फॉल ऑफ फारूक सत्तार, कहीं ये तो नहीं कि ये जुल्फी बुखारी इज गोइंग ऑन टू बिकम द फॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान?
शुक्रिया महर। इसमें सबसे पहले तो जो पीएम साहब ने अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं चीफ़ जस्टिस के ऊपर, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक प्राइम मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि जी मैं उसके फ़ैसलों से खुश नहीं हूँ या फिर मुझे एतराज़ है उस पर। तो आई थिंक चीफ जस्टिस साहब शुड लुक इनटू दैट ऑल्सो। बाकी जो कंपैरिजन जैसे आप कह रही हैं कि कामरान भाई का और फारूक भाई का और फिर इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान साहब का, ज़रूर ये है कि दे आर जब एक पोजीशन पे होते हैं तो उसमें वो अपने जो साथ के वर्कर्स होते हैं या फिर जो लीडरशिप होती है उसको सपोर्ट ज़रूर कर रहे होते हैं। इसी तरह खान साहब ने अभी जैसे शाह महमूद साहब ने कहा था पिछले दिनों कि जी हमने एक गुगली फेंक दी है इंडिया की तरफ, तो कल उसका भी उन्होंने वाजे किया कि जी मैं शायद ये समझता हूँ कि उन्होंने इंडिया को एक बात कही है। तो यूजुअली लीड्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं अपने वर्कर्स को, अनलेस अदरवाइज़ कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए या फिर कोई इस तरह की बात हो जाए कि जिसमें उनको बचाना या उनका रोकना नामुमकिन हो। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब का आज जैसे नायब प्रोसिक्यूटर ने भी इस्तीफ़ा दिया है, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये एक माफिया का तर्ज और एक अक्स देता है कि किस तरीके से हुकूमत को चलाने की कोशिश की जा रही है। कभी उनका रोल पुलिस वाले का हो जाता है, कभी डीजी नैब का हो जाता है, कभी वो अपने हिसाब से इंसाफ देना शुरू कर देते हैं, कभी वो अपने हिसाब से ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि जिसमें मुर्गी अंडा कट्टा और ये सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी तक कन्फ्यूजन हो रही है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में जैसे जरदारी साहब ने भी बोला और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बोला कि ये ज़्यादा देर तक शायद नहीं चल सकें बिकॉज ऑफ दीज कन्फ्यूजन। और इसी की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आपकी इकोनॉमी पे आ रहा है और इकोनॉमिक डिसीजंस पे और उसकी प्रोग्रेस पे आ रहा है, जिसमें असद उमर साहब आज भी So give me a chance for a second, क्योंकि अच्छा चले ये तो आप कह रहे हैं एक्सेप्शन दी है, मगर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब एक और ये चीफ जस्टिस की अब अपनी स्वाबदीद है, वो इस इशू को उठाएं ना उठाएं, और द चीफ एग्जीक्यूटिव आल्सो हैज अ राइट टू वॉइस हिज एजिटेशन या रिजर्वेशन। सो मुझे नहीं लगता वो इसको एड्रेस करेंगे, बट बहरहाल डू यू थिंक कि फौज के हवाले से जो नुक्ता और जो एक पोजीशन पीपल्स पार्टी ने ली है कि ये क्लैरिफाई करे फौज अपनी पोजीशन को कि तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है बकौल वजीर आजम पाकिस्तान, जरूरत है इस क्लैरिफिकेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए वजीर आजम जो कल जब एक दिन पहले जो कुछ जर्नलिस्ट के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब की बात किया है, मुझे यकीन है कि अगर कोई और पॉलिटिशियन करता तो अभी तक उसके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई एक्शन हो जाता और ज़रूर उसे कहा जाता है देखें आपने हमारी, उन्होंने उनकी ज़ात के ऊपर, उन्होंने किसी जजमेंट के ऊपर नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो आपने रिमार्क्स दिए हैं या जो आपने वहाँ बात किया है, ये नेपोटिज्म और क्या होता है, तो जुल्फ़ी बुखारी की और क्या क्वालिफिकेशन है कि वो नैब में इन्वॉल्व है, नैब में उसका केस चल रहा है और उसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन इमरान खान साहब ने दे दी है। और अगर कोर्ट ने ये कहा कि ये नेपोटिज्म है तो देखो उन्हें किस तरह नहीं अच्छा लगा। फिर उन्होंने वो वाकया पाकपतन वाला सुनाया। पाकपतन में वाकये में क्या हुआ, किस तरह आपने आईजी के जरिए रातों रात आपने जो वहां का डीपीओ था उसको बुलवाया, डीपीओ किन लोगों के साथ बैठा था, माजरत के साथ आपकी लीडरशिप ने तो ये अलन ऐलान कहा कि जजेस बुग़्ज़ से भरे बैठे हुए हैं, तो उस पे जब मदू नहीं किया, उस पे जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तो मैं शायद मैंने सुना नहीं क्लियरली, बुग़्ज़ या बायस या ऊपर हिसाब किताब होगा अर्श के ऊपर, ऐसी बात तो कोई वजीर आजम ने नहीं की। अगर मैं नहीं कहता, देखिए अगर हमने एक जजमेंट आई है, जजमेंट के उस तनाजर में अगर बात की है और ये हमारा राइट है कि अगर कोई जजमेंट आए और जजमेंट से भरी जजमेंट नहीं, बुक से भरे ये बुत का था नहीं, उन्होंने कहा था वो उसके खिलाफ यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। आपने सुना है कि जो हमारा तलाल चौधरी ने ये जो बातें की थी उसके खिलाफ क्या बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था सर नहीं, लेकिन वो मैं उसको उसके साथ लिंक नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि अगर कोई और इस वक्त कहता तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते और कहते कि आप जुडिशरी पे आप जोर डाल रहे हैं, ये नेपोटिज्म नहीं है जो पाकपतन का वाकया हुआ है। ये जो सारी सूरत हाल अभी आप सामने रख रहे हैं, देखिए मुल्क किधर जा रहे हैं, मुल्क के अदारे किधर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो टीवी में बैठकर खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि डॉलर जो है वो उन्होंने किस तरह रुपया डिवैल्यू हो गया, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। फिर असद उमर कहता है नहीं मैंने बताया था, इमरान खान साहब के नॉलेज में है। अब सच्ची बात है कि दोनों में कौन सच बोल रहा है, इस बात का डिटरमिन करना है। पाकिस्तान की हर रोज़ जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो कहाँ जा रही है, किस तरफ महंगाई का तूफान आप आदमी के लिए खड़ा हो गया है। ये एक बात करते हैं और उस पर यू टर्न ले लेते हैं। और ये जो जरदारी साहब ने बात की है उससे पहले इमरान खान साहब ये बात खुद कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब मुझे लगता है कि शायद हम वक्त से पहले इलेक्शन करवा दें।
अब ऐसे मामलात हैं जब वहाँ पहले ही इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी गैर यकीनी का आलम है कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्टर अपने पैसे लेके यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रोज गिर रही है। वहाँ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर दो बातें की, एक उन्होंने कहा है कि जनाब मुमकिन है कि इलेक्शन जल्दी करानी पड़े, और दूसरी आज उन्होंने पार्लियामेंट की कितनी बड़ी तौहीन की है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत पड़ी तो हम ऑर्डिनेंस लेके आना शुरू कर देंगे। जिस मुल्क की आप पार्लियामेंट ये बिल्कुल बल्कि ये कैसा है, इतना आज डिक्टेटर भी ऐसी बात कभी नहीं की, अपने मुंह से डिक्टेटर भी नहीं कहता था कि मैं पार्लियामेंट को छोड़ दूंगा और मैं जहां जो ऑर्डिनेंस जारी करूंगा। तो इस सूरत हाल अगर ये पाकिस्तान को ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों को ले जा रहे हैं, तो ये सवाल तो उठने हैं जिसका उनको जवाब देना होगा। एक वक्फा ले लूं सर, एक वक्फा ले लूं, फिर ये कि मुझे हमेशा बहुत ही आई गेट रियली अम्यूज्ड कि हमारी ऑपोजिशन में इतनी एक फंकारी है टू पेंट दिस ऑल ब्लीक पिक्चर के हेल इज लेट लूज और गंभीर सूरत हाल है और ओ माय गॉड क्या होने वाला है। मगर इधर तो मसला है कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, सानू भी मरंदा शौक सी, ऑर्डिनेंसेस लाएंगे, नहीं जरूरत ऑपोजिशन की, फिर लेजिस्लेशन के हवाले, और फिर शायद पहले इलेक्शंस करा लें। लेकिन रियासत का निजाम तो रुका हुआ है। तो बात करते हैं इसके ऊपर एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सेनेटर मोहसिन के पास जाने से पहले सर, ये निज़ाम रुका हुआ है बकौल आपके, जरदारी साहब के बकौल गंभीर सूरत हाल है, ज़्यादा देर अब ये नहीं चलेगी हुकूमत। एंड देन कायरा साहब डिमांडिंग एन आंसर फ्रॉम ISPR कि उनकी खामोशी एक सनद है, अप्रूवर हो रहे हैं वो इन सब बातों को। वाकई इतनी सूरत हाल ख़राब है, या आपने कार्टून भी आज देखा होगा एक अखबार में, खुद नैब के देश के में बैठे हैं जरदारी साहब, जल रहे हैं, ऊपर चीख रहे हैं कि हालात बड़े खराब है, हुकूमत ही बचेगी। देखिए फैक्ट ये है कि आप पिछले 100 दिनों को अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें तो किसी एक चीज़ में अगर बेहतरी आई है तो आप बता दें, किसी एक चीज़ में अगर डायरेक्शन सेट की गई है तो वो आप बता दें। पहले शुरू करें आप लेजिस्लेचर से कि ये जो इतने बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शंस की और उसके नतीजे में ये असेंबलियाँ वजूद में आती हैं, उनका प्राइमरी मकसद क्या है? लेजिस्लेशन, कानून साजी। पिछले 3 महीने में इस पार्लियामेंट से एक भी कानून निकला है जो अवाम की फलाह के लिए। बाय द वे सर, रिकॉर्ड भी चेक करते हैं ना PMLN के टाइम पे निकला था ना पीपल्स पार्टी, पहले 100 दिन कोई बड़ी लेजिस्लेशन, तो लिमिटेशन इन्होंने अपने ऊपर खुद ही सेट किया। PMLN के दौर में तो स्टैंडिंग कमिटीज भी नहीं बनी पहले 100 दिन। इन्होंने ये बात खुद, एक्सपेक्टेशंस तो इन्होंने खुद राइज की ना। जब इन्होंने 100 डे प्लान अपना इलेक्शन से पहले 18 मई को इन्होंने अनाउंस किया तो उस वक्त एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने राइज किया। इन्होंने अवाम को कहा कि देखो हम हुकूमत में आएंगे, हम ना बैरून मुल्क कर्जे लेने के लिए जाएंगे, ना हम IMF के पास जाएंगे, ना हम जो अपनी खुददारी के ऊपर कोई समझौता करेंगे, हम पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशंस इन्होंने क्रिएट की थी। हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लोग बाहर के मुल्क से यहां पर आएंगे नौकरियां लेने के लिए, हम 50 लाख घर बनाएंगे। सारी सूरत हाल का उस वक्त असद उमर साहब को, प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की टीम को सब चीजों का इल्म था। आज ये एक्सक्यूज ये नहीं दे सकते कि ये हुकूमत में आए हैं और इन्हें पता चला है कि सूरत हाल क्या है। पहली चीज, अब रिफॉर्म्स आप मुझे बताएं, जिन रिफॉर्म्स के लिए लेट्स सपोज के लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं भी है, क्या FBR के अंदर आपको रिफॉर्म नजर आई? आज नहीं, अगर शुरू कर दी होती इन्होंने तो आज बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर और डॉन का जो बिजनेस के पॉलिसी मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से अलग करें। मगर सर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट एक और बात में, हुकूमत को खतरा हुआ तो वही बचाएंगे जो लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं? इनको पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनको हम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं। इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जनूबी सूबा महाज इलेक्टेबल्स जिनको इशारा किया गया कि जाओ PTI में शामिल हो जाओ, वो सारे के सारे एक रात एक इशारा सीटी बजाने पर शामिल हो गए। वो क्यों हो रहे थे शामिल? वो सिर्फ इसीलिए हो रहे थे शामिल कि पहले से इलेक्शंस का रिजल्ट जो था वो तय था, किसको इस पाकिस्तान में हुकूमत देनी है, उनसे क्या एजेंडा पूरा कराना है। ये बात तो और एलिजिडली यही कुव्वतें खान साहब के इनफेमस धरने के पीछे भी थी। एग्जैक्टली। मगर तब पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी होगी सिस्टम के हक में, सिस्टम की खातिर। तो हम आज क्यों नहीं? आज जरदारी साहब कहकर नहीं बचाएंगे। देखिए जिस वक्त इलेक्शंस हुए तमाम अपोजिशन पार्टीज को बड़े सीरियस रिजर्वेशंस थे इलेक्शंस के ऊपर, और फजलुर रहमान साहब PMLN इन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली हमें कह दिया कि जी कि हम ओथ उठाने के लिए नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी गॉट ऑल ऑफ देम। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। क्या बदला है? देखिए कि सिस्टम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, पार्लियामेंट तहकीक करे, एक कमेटी बनी है वो तहकीक करेगी, और ये पता चलना चाहिए लोगों को कि ये RTS क्यों फेल हुआ, प्री पोल रिगिंग कैसे हुई, क्यों इलेक्टेबल सारे खतरा हुआ। तो आज पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बचाएगी सिस्टम को, जो हमेशा बचाती आई है? मुखमुखा के ताने सुनते आए हैं। सिस्टम को खतरा होना और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खतरा होना ये दो अलग चीजें हैं।
इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप इनकॉम्पिटेंस देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है और रुपया गिर गया। अगर प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है कि इन चार्ज ऑफ स्टीयरिंग दिस शिप, वो ये कहता है कि मुझे चीजों का पता नहीं है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। था जब जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग के लिए बुलाया, वी आस्क्ड हिम, पता ही नहीं था इस इशू के बारे में। अच्छा, और असद उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने निगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कह दिया कि 3 लोगों को पता था। प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कल उन्होंने कहा कि पहली डिवैल्यूएशन, दूसरी डिवैल्यूएशन, मुझे इनका मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे नहीं पता। बाय द वे, और असद उमर साहब ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर को पता था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मैनेज करता है स्टेट बैंक आपके एक्सचेंज रेट को भी, इंटरेस्ट रेट्स को भी। नहीं जरूरी के एतमाद में ले किसी को। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई बड़ी ऐसी कोई क़यामत नहीं टूट गई इफ यू डिडंट नो। क़यामत तो टूटी है। यस ऑफ कोर्स। देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त जो इंपोर्टर है, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं 10% के ऊपर वो ले गए। बट दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेल द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। ये आप मुझे मैं तो ये कह रहा हूं कि क़यामत टूटी है, इसलिए क़यामत टूटी है, इसलिए क़यामत टूटी है महर, कि इस वक्त इस सारी चीजों की कॉस्ट जो है वो एक आम पाकिस्तानी पे कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, इसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? आम आदमी पे करेगा। एक मुतवसत तबका, सफेद पोश तबका, हम तो शायद फिर थोड़े इंसुलेटेड हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मेरे पास आप यकीन कीजिए, आम आदमी ने किस जमहूरी हुकूमत में नहीं पे की। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास चंद दिन पहले आप यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों की पेरेंट्स एसोसिएशंस आ गई, मिडिल क्लास लोग, और उन्होंने आकर कहा कि जी कि हमारी यकीन कीजिए कि हम फीस नहीं दे सकते जिस तरीके से स्कूलों ने फीसें बढ़ाई है। एक आम आदमी के साथ जो इस वक्त गुजर रही है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हुई है। गिव मी अ सेकंड नाउ, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ओवर टू यू। मुझे बताइएगा कि इससे पहले आम आदमी के ऊपर किस हुकूमत ने क्या क़यामतें ढाई हैं और मजीद आप क्या कर रहे हैं? उससे पहले मुझे बताइए सर, जिस तरह मैंने कहा कुछ सानू भी मरन दा शौक है, क्या ये बातें हैं कि ऑर्डिनेंसेस ले आएंगे, नई जरूरत ऑपोजिशन की, खुद बना लेंगे स्टैंडिंग कमिटीज? आई मीन, डू यू थिंक कि इस रवैये के साथ आगे चला जा सकता है? हाउस को चलाना, पार्लियामान को चलाना, जिम्मेदारी किसकी है सर? थैंक यू जी। बात ये कि एक तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा कंपैरिजन कर लें कि पहले जो 100 दिन 2008 में थे, 2013 में थे, कितनी इन्फ्लेशन हुई थी। आई हैव द फिगर्स विद मी, और उसमें इन्फ्लेशन जो है इनके वक्त में बड़ी थी, हमारे वक्त में उतनी नहीं बड़ी जितनी की बढ़नी इनके मुकाबले में बढ़ी है। जहाँ पे ये कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ये उनको शायद खबर ही नहीं है कि कोका कोला ने यहाँ आके कहा मैं 1.4 बिलियन डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। यहाँ पे सुजुकी ने कहा कि मैं अनदर लाइन लगाने को तैयार हूँ। यहाँ पे जो है एक इंडोनेशियन जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए जो इम्पोर्ट की उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करा दी है। यहाँ पे JNW एक फोर्ड लाइन जो गाड़ी बनाने वाले, उन्होंने कहा मैं आके यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमने 100 दिन में ये किया कि 147 नंबर से 136वें नंबर पे आ गए। यहाँ पे ये कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसने कहा कि 1 बिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। इसमें फ्रांस ने कहा कि जी मैं क्लीन एनर्जी में यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। तो आई थिंक अगर आप अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स काफ़ी हैं। हाँ, इसमें जो है जिस तरह से मैंने अभी कहा कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वी हैव कम फ्रॉम 147 टू 136 कंट्री। सो व्हाट, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हम इसको लेके आएंगे 100 के अंदर, हम इसको लेके आएंगे 50 के अंदर। दैट इज आवर टारगेट एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। बात ये कि ये देखिए, ऑडियंस का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पहले भी ऑर्डिनेंस आते रहे। असेंबली जो एक दिन बाद मीट कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल आप 2017 की मिसाल ले लें। सर, प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑर्डिनेंसेस आए, निराद गई, इन्हें नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। इख्तिलाफ इससे नहीं है, इख्तिलाफ रवैये से है। एंड सर, अगर आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए सेनेटर साहब, सेनेटर अजीज साहब, आप देखिए कि जब आप विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑर्डिनेंस से काम करना चाहते हैं, आपके वजीर आजम के मुताबिक तो 50-100 बंदा अंदर अभी होना चाहिए, और ये काम अगर होने शुरू हो गया, जरदारी साहब वापस जेल जाए, नवाज शरीफ वापस जेल जाए, एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई, तो फिर तो ये बात सही कर रहे हैं इमरान खान साहब, काम अभी ऑर्डिनेंस से चला लेंगे, इनको अंदर किया वो माहौल ही नहीं रहेगा जिधर ऑपोजिशन इलेक्शन लड़ भी सके। यू कॉल अनदर इलेक्शन, ही सेज हो सकता है पहली इलेक्शन हो जाए। Is that the strategy now? नहीं जी, स्ट्रेटजी ये नहीं है। देखिए, एक तो यहाँ पे जब वो जरदारी साहब फरमाते हैं कि बड़ा गंभीर है, तो हाँ, बड़ा मसला तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस वक्त जो है बड़ी फेयर एंड जो है ना ओपन
जो है ना ट्रायल्स हो रहे हैं और उसमें नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है। आई डोंट वांट टू अननेसेसरीली स्पेकुलेट, लेकिन हर एक आदमी को मालूम है। यहाँ पे जब कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे जब कहा जाता है, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी फेयर कमेंट कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ ये कहता है कि मुझे जो है अफसोस हुआ है, मुझे दुख हुआ है, मेरा छोटा सा हल्का सा एतराज़ है, उसके ऊपर इतना वाविला मचा दिया जाता है। जहाँ पे कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये जी 5 लोगों का जो है जो कि उनका जो फैसला है वो आप मानते ही नहीं मानते। आप लाखों लोग खड़े, आप उसका फैसला मानते हैं, मैं तो 5 लोगों का फैसला नहीं मानता, आपका मानता हूं। जब वो कहा जाता है कि जी लोहे के चने जब पाए जाएंगे और जब कहा जाता है कि जमीन तंग कर दी जाती है, दोज आर द रिमार्क्स जो कि कंटेम्पचुअस है और उसको आदमी ले सकता है। यहाँ तो उन्होंने एक बड़ा मैं समझता हूँ मासूमाना किस्म का एक इशारा दिया और एक अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि इस पर इतना बड़ा बाविला होना चाहिए। बहरहाल देखिए, हम ये ज़रूर है कि जी देखिए इस वक्त लेजिस्लेशन ज़्यादातर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जी कमेटीज़ जो है वो फॉर्म नहीं हुई है, और कमेटीज़ फॉर्म करने की एक लंबी स्टोरी है। वो यही बात है कि जी हम नहीं चाहते, और ये मेरा ख्याल है मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि जो है एक जो असेसमेंट है या एक जो है हिसाबात चेक किए जाएं, उसके जो कि भाई का जो है हिसाब या छोटा भाई करे या सर मैं ये बात समझ गई। मसला ये है कि मुनाफकत बहुत है ना सर। अगर आप इजाजत दीजिए, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब पंजाब असेंबली ये कह रही है कि हम वही रेप्लिकेट करना चाहते हैं जो अब वफाक में होगा। मसला ये है, और आप जानते हैं जिस तरह बात खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब असेंबली में भी बात हो रही है कि स्पीकर को क्यों ना कर लें। अब स्पीकर परवेज इलाही साहब खुद, वो भी नैब के भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब उन्हें बहरिया टाउन मलिक रियाज केस के अंदर तख्त परी की इधर जो जमीन है वो अपने पूरे खानदान को देने के हवाले से इल्जामात अब खुल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये खाता कैसे खुला है, ये किस तरह आपने किया जब आप वजीर आला पंजाब थे। तो एक ऐसी शख्सियत कि जो वैसे ही हमजा शहबाज और PMLN को काबिल कबूल नहीं है, आप वैसी बायस की बात करते हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर भी उनका केस खुल चुका है तख्त परी के ऊपर, अपने खानदान को नवाजना और जमीन सारी अलॉट कर देना। आपको लगता है ये काबिल कबूल होगा फॉर अकाउंट्स कमेटी इन पंजाब? और फिर स्टैंडिंग कमिटीज भी नहीं बनेंगी, बिल कैसे आएंगे, लेजिस्लेशन कैसे होगी? एक वक्फे के बाद बता दें सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बताइएगा ये मामला स्टैंडिंग कमेटीज का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कैसे हल होगा, और क्या परवेज इलाही साहब किसी भी सूरत काबिल कबूल होंगे पंजाब में? देखिए मेयर साहबा, बहुत ही बदकिस्मती है कि कैसी टीम पाकिस्तान में हुकूमत में आ गई है जिनकी ना तो कोई डायरेक्शन है, ना उनको कोई विजन है, ना उनका कोई होमवर्क है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि उनको पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से कोई तल्लुक ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट की कोई ट्रेडिशन होती है जिनको आने वाली जो हुकूमतें या आने वाले लोग जो होते हैं उन्हें आगे लेकर जाते हैं। ये वो सारा स्टाफ जो इस वक्त आ गया, ये यकीन माने कि ये किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के काबिल भी नहीं था जो आज मिनिस्टर हो गए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये चूंकि इनका तजर्बा नहीं है, ये ना किसी ऑफिस में कभी बैठे हैं, ना इन्होंने कभी कोई ऑफिस चलाया है, ना इन्हें पाकिस्तान के जो इतना बड़ा मुल्क है इसके अफेयर का पता है, ना इन्हें पार्लियामेंट का पता है। ये उन इश्यूज में पाकिस्तान के लोगों को जो है वो उनको रखना चाहते हैं जो हमारे रियल इशू नहीं है। आज तक ये एक लेजिस्लेशन लेके नहीं आए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे कितनी बड़ी बातें करते थे कि मैं पार्लियामेंट में आऊँगा, मेरा क्वेश्चन आवर होगा, मैं डायरेक्ट आके जवाब दूंगा, मैं जितने भी एग्रीमेंट आज तक हुए हैं वो सारे पार्लियामेंट में लेके आऊँगा, CPEC के और LNG के एग्रीमेंट जो है वो लेके आऊँगा, जो लूटी हुई दौलत मुस्लिम लीग नून बाहर ले गई थी वो मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान में वापस लाऊंगा। ये मोहसिन अजीज साहब बड़े दोस्त भी हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। इनसे पूछें कि आज पाकिस्तान के बिजनेसमैन पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई बंदा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी बेयकीनी का आलम इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। रोज दिन पे एक बात काज करते हैं और कल कहते हैं कि हम यू टर्न ले लेंगे, और यू टर्न को किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो यू टर्न लेते हैं तो बड़े बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर आदमी आज कोई बात कहे, गलत बयानी करे तो वो बड़ा लीडर हो जाता है। यहाँ सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई हिस्ट्री में जिक्र ही नहीं है। अगर ऐसी ऐसी बातें वो जब वो बैठते हैं टीवी पे, मसलन कल जो कुछ जर्नलिस्ट से मिले हैं, मैंने आज और किसी प्रोग्राम में भी कहा है, हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा कि आप रोज़ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि लोग आपसे मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं, कौन आपसे मांग रहा है, क्या आप इसमें देने की पोजीशन में?
उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बात वो बना नहीं सके कि ये बात करते। लिहाजा इनसे आज भी रिक्वेस्ट है, हम इनसे आज भी दरख्वास्त करते हैं कि आपको कोई गिराने नहीं जा रहा, आप खौफ से निकलें, आप खौफ के आलम में रह रहे हैं। आपने रोज कहते हैं कि हम IMF के पास जाएंगे, नहीं जाना, आप कोई फैसला करें। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं। सर क्या आपकी जमात ये बॉयकॉट कंटिन्यू रखेगी स्टैंडिंग कमिटीज का? वो तो कहते हैं हमने बना देनी है, नहीं आना तो ना आए। हमारी सर जमात का फैसला नहीं है, ये असूली फैसला है जो सारी अपोजिशन इकट्ठी है और सारी अपोजिशन ने कहा है। ये मामला मियां शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, हमारी ख्वाहिश नहीं है। सारी अपोजिशन ने कहा है कि हमने COD के बाद ये तय कर लिया था कि अब अपोजिशन लीडर जो भी होगा वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का होगा, उसको चेयर करेगा और उसमें मेंबर जो है हुकूमत के मेंबर ज्यादा बैठे होते हैं। फिर तो हमजा शहबाज को बरस को बनना चाहिए उसूली तौर पे पंजाब में। ये तो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। नहीं काबिल, आप ये खैबर पख्तूनख्वा में इनकी पिछली अपना स्पीकर बना लिया है। अब इधर परवेज इलाही का नाम आ जाए तो क्या करेंगे आप? आज परवेज इलाही साहब को कौन मान सकता है? किस तरह उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं? मैं कहता हूं कि ये एक साजिश मुझे लग रही है कि जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, ये पार्लियामेंट को इतना, मुझे माफी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ और बड़े डर से कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट को जो है इर्रेलेवेंट बनाने के लिए लगे हुए हैं, जो इन्हें बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए था। इन्हें जमहूरी अदारा मजबूत करने चाहिए थे, पार्लियामेंट से ताकत लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो पार्लियामेंट के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, अब उन्हें मौका मिला है तो मुझे लगता है कि वो इस इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह इर्रेलेवेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, और कोई ऐसा एजेंडा है। अली रजा अब्दी साहब, कुछ वादे इमरान खान साहब और उनकी जमात ने आपसे भी किए थे कराची अपलिफ्ट पैकेज के हवाले से, जो मुर्तज़ा वहाब साहब और पीपल्स पार्टी कहती है कि वो MQM पाकिस्तान ने सौदा किया है कराची वालों के हवाले से, और अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से भी आप देख रहे हैं बहुत तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस हैं। अब तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल को भी हदायत दे दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। अब ये तजावुज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं नजरसानी के लिए कि इसको देखा जाए। इतनी इन फाइटिंग जो कराची के अंदर हो रही है, ये इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा? रेजोल्यूशन तहरीक इंसाफ खुद भी ला रही है, पीपल्स पार्टी भी दुखी है, वो आप लोग पानी के इशू पे दुखी है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर शक ही कर रहा है। महर, जो MOU था उसके तो कोई भी पॉइंट्स पे एड्रेस नहीं किया गया। सबसे बड़ा सेंसस का ही था और उसी में एक बहुत बड़ा U-टर्न ले लिया गया कि वो PBS की तरफ से एक बात आ गई कि जी हो नहीं सकता क्योंकि टाइम बार हो गया, इसका टाइम निकल गया। एनक्रोचमेंट के हवाले से ये एक बाकायदा ग्रैंड स्कीम है जो नज़र आ रही है। इसमें जब चीफ जस्टिस साहब ने मेयर कराची को बुलाया था और चीफ सेक्रेटरी भी थे, उस वक्त जो बात की गई थी कि एनक्रोचमेंट्स रिमूव करनी है और यहाँ पे सफाया करना है, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब और मेयर साहब को ये ज़रूर कहना चाहिए था कि ये लोग हमारे हैं कराची के, जो यहाँ पे बस रहे हैं और कमा रहे हैं और यहाँ से पैसा जमा करके अपने अपने घरों पे भेज रहे हैं और यहाँ पे भी लगा रहे हैं। उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, ना कि उनको ऐसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। इस तरह का कोई भी इरादा नहीं किया। अब आप इसमें देखिए कि एक कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान एक बना था जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से सिंध गवर्नमेंट के कहने पे उसकी स्टडी की गई थी, और वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो अगर देखा जाए तो 2017-18 से होनी शुरू हो गई थी, और उसमें ये एम्प्रेस मार्केट भी आती थी। तो मैं ये समझता हूँ और मैं इसमें हक बजाने भी हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को मिसगाइड किया गया एक लेवल पे लाके, कि जिसमें ये इंक्रोचमेंट्स के नाम पे जो जो लोकेशंस सदर टाउन खास तौर पे जो क्लियर कराने की बात की जा रही है, उसके फिर वो दूसरे प्लान्स हैं जो कि हाई डेंसिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से एक इरादा था, जो कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और 2009 में इसका ये लेजिस्लेशन पास की गई थी। तो इसको महर, बस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि इसको अब इसी के साथ साथ फिर सारा मलबा MQM के ऊपर डाला जाता है, और आई एम श्योर आप भी यही सवाल करना चाह रही होंगी कि सारा मलबा इसमें डाला जाता है। हालांकि मेयर वसीम अख्तर इज़ द 15th मेयर ऑफ कराची सिंस 1947, और अगर 30 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के देखे जाएं तो उसमें 3 दफ़ा MQM के पास रही है मेयरशिप और 3 दफ़ा जमात इस्लामी के पास रही है। और नेमतुल्लाह खान साहब जो कि यू हैव रूल्ड द अर्बन पार्ट्स सर, आपने राइट, एंड इसी के साथ साथ मुशर्रफ साहब के दौर वाटर माफिया कहां से आया? आज आप लोग उंगलियां उठाते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लेके KMC सीवरेज का महकमा लेके ये सब कुछ करके ये लोग माफिया क्रिएट कर रहे हैं, अपने लोगों को पैटर्नाइज कर रहे हैं। आपने 30 साल ये किया है। 50 साल पुरानी जो मार्केटें हैं
आपने एम्प्रेस मार्केट की बात की, वो KMC से इजाजत लेके तो सारी बनी है उधर, इजाजतें लेके हुई हैं, बिल्कुल सही कहा, लीगलाइज होके हुई हैं, बिल्कुल सही कहा। इसमें सब आप सब ने इसमें पुर्जा डाला है अपना, बिल्कुल सबने डाला है, एंड आई एग्री विद दैट। एम्प्रेस मार्केट अयूब खान साहब के दौर में आबाद होनी शुरू हुई थी और नेमतुल्लाह खान साहब ने उसको लीगलाइज किया था, प्रोविजंस दी थी उसमें, जिसमें लोगों ने स्टॉल्स जो लगाए थे उनको फिर लीज दी गई थी और उनको एनुअल रेंट दिया जाता था। इसी तरह जो डेवलपमेंट्स और जो जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हुई हैं ये सारी के सारी लीज पे भी गई हैं, और फिर MQM, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव दौर रहा है जिसमें 2010 में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हो गया था। 2016 में जाके अगस्त में मेयर ने फिर से ओथ लिया था और उसके बाद से 2 साल हुए मेयर को वापस आए हुए। तो मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा कि इट इज़ ऑल ऑफ आवर एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ एक जगह पे आप सिंगल आउट करेंगे तो इट विल ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन, लेकिन अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिवाइड करते हैं और अब लेट्स मूव ऑन वाली बात है, और अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, हाँ लेट्स मूव ऑन ना, मगर एक सेकंड, डू यू थिंक, मैं भी खोखर साहब से भी पूछूंगी, जरूरी है कि एक मॉनेटरी कमेटी बनाई जाए? देखे ना MQM पाकिस्तान में भी अपने मसले हैं, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मेयर जो है और कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये मगरमच्छ के आंसू ना रोए, खुद तो तुम सारे काम खुद कर रहे हो, आप लोग उनको कैफरे किरदार ठहराते हैं, फिर पीपल्स पार्टी पे मलबा डालते हैं, वो आप पे डालते हैं। माई पॉइंट बीइंग सर, कि डू यू थिंक कि इट्स एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं तो एहतसाब ही सब कुछ सही करेगा ना? इमरान खान साहब सही कहते हैं, पहले फैसला कर ले निजाम कैसा चलना है, एहतसाब होना पड़ेगा। कौन से इदारे थे, कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम करवाए, इनको लीगलाइज कराया, किस किस ने ये इससे फायदा उठाया? बिल्कुल सही है, स्टेप लिया जाए। अब ये बात कर रहे थे खोखर साहब करप्शन के ऊपर, आप कराची में बैठे हैं, सिंध में बैठे हैं, मुझे बताइए कि इदारों का क्या हाल है सिंध के अंदर? करप्शन के का महकमा, एहतसाब महकमा जो है उसके अंदर खुद प्ली बार्गेन करके अफसर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उधर कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, उल्टा तो गंगा पूरी उल्टा बह रही है उधर। सो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, जब तक आप लोग एहतसाब की बात नहीं करेंगे तो कोई इशू ले लें, कोई इशू ले लें इस मुल्क के अंदर, इवन इफ इट्स अ सोशल इशू, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड सर। एक वक्फा ले लूं, इसके ऊपर आप बात कीजिए, फिर खोखर साहब का भी इनपुट है एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सर एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, फिर इसका जवाब दे दीजिए, जस्ट बिकॉज आई थिंक इट्स इजियर कि जरा फैक्ट्स और फिगर्स सामने आ जाए। मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल हो गया। अब तक किए गए ऑपरेशन में 7000 दुकानें और हजारों पथारे मस्मार कर दिए गए। सदर, कोरंगी और सरजानी टाउन में मुतासरीन की शदीद मुज़ाहमत, पथराव और फायरिंग के बावजूद ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन से अब तक हजारों लोग बेघर और बेरोजगार हो चुके हैं। नोटिस नहीं दिया है, पूरे इलाके के साथ ज्यादती हुआ है, इमरान ने हमें घर बर्बाद कर दी है। हमें कत्ल किया जा रहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? रोजगार नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब आप भी आए, अब मिनिस्टर साहब आप भी आए। हजारों मुतासरीन के एहतजाज, मज़ाहमत और दुहाइयों के बाद वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने 3500 मुतासरीन की बहाली का वादा किया है। उनका कारोबार मुतासर हुआ है, उसके लिए कमीशन कराची ने गालिबन एक कमेटी बनाई है और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि है ये बहुत बड़ा एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह उन लोगों को रोजगार बहाल करने के लिए कोई मदद फराम करे और रास्ते फराम कर सके। तजावुजात के खिलाफ ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। माजी में 2003 में खालिद बिन वलीद रोड पर ऑपरेशन किया, 2004 में गुलशन जोहर में, इसी साल नाजमाबाद की गोल मार्केट में ऑपरेशन हुआ, 2005 में रेलवे सर्कुलर के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, 2006 में शाह फैसल टाउन में लैंड माफिया के खिलाफ, 2009 में बोल्टन मार्केट, इम्प्रेस मार्केट और तिब्बत चौक में, 2014 में बिलाल कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 2009 में सिंध हुकूमत ने सरकारी जमीन के तहफ्फुज के लिए बाकायदा एक बिल भी मंजूर करवाया। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाने का ऐलान भी हुआ। एक बिल्डिंग और 100 मुलाजम भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। गैर कानूनी तजावुजात, लैंड माफिया की कार्रवाइयाँ और चाइना कटिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। मौजूदा ऑपरेशन में 7000 दुकानें तो मस्मार हो गयी, लेकिन KMC, DMC और SPCA को बाग इब्न कासिम की 1 एकड़ पर मुहित गैर कानूनी इमारत को मुनहदम करते हुए पर जलने लगते हैं, क्योंकि ये इमारत साबिक सूबाई वजीर दाखिला की मलकियत है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब एक बड़े टावर को देखकर ही इंतजामिया के सर से टोपी गिर जाती है। हिल पार्क,
झील पार्क, सफारी पार्क, अजीज भट्टी पार्क और मेयर के बंगले के अकब में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कोई कदम उठाने की जुर्रत नहीं कर रहा। KMC की अपनी 69 मार्केटों के कुर्बो जवार में हजारों तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर भी क्रेन ऑपरेटर्स के हाथ क्यों काम करेंगे? गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन तब रियासती रिट की बहाली और इंसाफ के हकीकी तकाजे पूरे करेगा जब थड़ों पथारों के साथ साथ बड़े बड़े लैंड माफिया और आला शख्सियात की गैर कानूनी पुरशिको इमारात को भी मिसमार किया जाएगा। अगर पुराने पाकिस्तान की तरह नए पाकिस्तान में भी आम शहरी और ख़ास शहरी के लिए अलग अलग कानून होगा तो इसे गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा नहीं, गरीब का खात्मा समझा जाएगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अमान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी खोखर साहब, दुरुस्त बात है जी, जो इन्होंने एंडिंग की है इस डॉक्यूमेंट्री की, उससे तो डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता कि फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन अगर एक ताकतवर शख्स है उसकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कहा जा रहा और एक आम आदमी की दुकान, उसके ठिये को गिराया जा रहा है, तो ये फिर कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है। अब लेकिन सारी इस सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी फैसला किया है। और ये हो क्यों रहा है आपकी वॉच के नीचे इतना एड हॉक किस्म का? अगर आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की ऑर्डर्स है ना सर, मगर एड हॉक किस्म कैसे क्यों हो रहा है कि कहीं कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है? आप देख रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के साथ जो प्लॉट है उधर सबसे बड़ा टावर मलिक रियाज साहब ने लगाया है। जस्टिस गुलजार साहब बैठे, वो ओवरसाइट उसकी कर रहे हैं, लेकिन उस ओवरसाइट में भी कराची रजिस्ट्री ये कर रही है, उसमें भी अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो इसका भी उन्हें नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई दो सर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी, इन सब पे कब्जा करके जो माफियाज इन प्लेस हैं, जो पानी के मसले, इन सब पे MQM सरापा एहतजाज है आपसे कि आपसे पीपल्स पार्टी की करप्शन, नेपोटिज्म और बैक चैनल में से अपने ठेके और अपने बंदों को नवाजना, ये सिलसिला खत्म नहीं होने को। देखिए, कराची में जिस तरह आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि काफ़ी अरसा तक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में और फिर 2008 से लेकर 2013 तक 99 ऑनवर्ड्स MQM की रिहेबिलिटेशन की गई, कौमी धारे में लाया गया, मुकामी हुकूमत उनके हवाले की गई, तो दे वर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। जहाँ तक मुआहदों की बात है, 3 मुआहदे PTI की हुकूमत ने किए। एक मेंगल साहब से किया, उसके अंदर मिसिंग पर्सन्स का कुछ नहीं बना, मगर कह रहे हैं खान साहब, ये कह रहे हैं भी नहीं कुछ दिया। अगर कुछ हुआ होता तो आपको लग रहा है इत्तेहादी हट जाएंगे, अच्छा, इसलिए खतरे में है। और ये 3 मुआहदे, मेंगल साहब वाला, फिर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज के साथ जो मुआहदा किया गया उसके ऊपर बैक ट्रैक हो गए, और फिर ये MQM के साथ जो मुआहदा किया और उस मुआहदे को बड़ा MQM ने पॉलिटिकली कैश कराने की कोशिश की कि कराची के लिए हम ये पैकेज हासिल करेंगे, ये चीज़ें हासिल करेंगे। तीनों मुआहदों के ऊपर खुद अभी आबदी साहब ने इकरार भी किया कि हुकूमत ने U-टर्न लिया है। तो हुकूमत की तरफ से जो ये है, इनके इत्तेहादी कब तक इनके साथ खड़े रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज्यादा अरसा उनकी अपनी सर, मेरा वक्त कम है, मैंने सब पार्टिसिपेंट्स के पास जाना है। सेनेटर अब्बासी साहब, ये आपको फाइनली ये महसूस हो रहा है, रैपिंग अप क्विकली, जिस तरह अभी खोखर साहब ने भी कहा कि मुआहिदे भी पूरे नहीं हो रहे, एलाइज भी दुखी हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो जाएंगे, और आम आवाम भी दुखी हो रही है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है वो भी दुखी हो रही है। बिल्कुल मुझे इसी तरह लग रहा है, और जो इमरान खान साहब ने इशारा दिया है, इमरान खान साहब इस बात से वाकिफ है, उन्हें पता था कि मैंने उस वक्त तो किसी के प्रेशर में या कोई लालच दे के मैं हुकूमत कायम करूं, तो ऐसे वादे कर लिए जिनके हमें उस वक्त भी नज़र आ रहा था कि MQM के साथ ये जो बातें कर रहे हैं ये कभी पूरी नहीं होंगी। जो मेंगल साहब ने तो अभी फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि मेरे साथ जो इन्होंने बातें की थी वो कोई पूरी नहीं की है। तो गिरती हुई दीवार को PMLN धक्का नहीं देगी सर, अगर फिर मौलाना साहब को APC करना चाहें या नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो ये इनको टाइम मिलना चाहिए। जो कौम से इन्होंने वादे किए थे, मदीना की रियासत कायम करूंगा मैं, डालों की बारिश होगी, मैच्योर बात है ना, इंतजार और वक्त देना चाह रहे हैं, वक्त देंगे ताकि लोग देखेंगे ये क्या करते हैं। ये खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। अलबत्ता देखिए यहाँ पे जो ये बात करते रहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह की, हम वो नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज हैपेंड कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। अभी आप इंक्रोचमेंट की बात करिए, देखिए आपने ये समझना है, हम सब ने ये समझना है कि इस मुल्क को एहतसाब की जरूरत अक्रॉस द बोर्ड है या नहीं है। हमने जो है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करनी है या नहीं करनी। अभी इंक्रोचमेंट की जो आप बात करी थी, मैं उससे 100% अग्री करता हूँ कि एक तो देखिए जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। वी हैव टू गो बैक एंड सी कि जी किसने इसकी इजाजत दिया, क्यों कर दिया,
और सिर्फ ये सर, नहीं बेहतर होगा आप ये जल्द कर लें, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीटें निकाली हैं तरीके इंसाफ ने कराची से। बिल्कुल कोई तंजीम नहीं थी, कोई काम नहीं था पिछले 5 सालों में, अनप्रेसिडेंटेड। तो कराची वाले पूछेंगे जरूर सर, वंस लकी ट्वाइस लकी, आई डोंट नो। देखिए हम तो ये बात कर रहे हैं, टाइम इज नॉट अ चार्म यूजुअली इन पाकिस्तान। हम ये देखिए हम वो पार्टी हैं कि जो कि अपना असेसमेंट खुद करते हैं। हम अपना असेसमेंट खुद कर रहे हैं, 100 दिन का हमने किया है। लेकिन फिलहाल मोहसिन भाई अगर एक थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि बस बोलें काम और अपना काम करें, सच बोलें, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, इकोनॉमी अगर दी हुई है स्टेट बैंक को तो ये आप इसको अप्रिशिएट करें कि अगर उन्होंने कहा है। सर आपने दी नहीं है, वो है 2015 में अमेंडमेंट हुई थी, उसे इंडिपेंडेंस को मुतासिर ना कीजिएगा, सिर्फ हाथ ये जोड़ रहे हैं। लेकिन वो चली नहीं, हमेशा वो चली नहीं, दार साहब ने नहीं चलने दी। मिनिस्ट्री जो है आप चलने देना सर, आप चलने दें। हम चलने बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तरह का शुक्रिया।